कुछ कहानियां ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे आप आंखें बंद करके सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी लगभग सच्ची कहानी है और इसे लिखा है ज्योति भट्ट ने। आंगन की बेड़ी में बैठे बैठे हरुआ सुबह से 5 बीड़ी फूंक चुका था। बेटी की शादी में सिर्फ 10 दिन रह गए थे। ये पहाड़ियों का एक अलग ही लॉजिक होता है। टेंशन के समय में बीड़ी फूंकने से काम करने में थोड़ी हिम्मत आ जाती है। पहली बेटी की शादी को 2 साल हो चुके थे। 10 दिन बाद दूसरी बेटी की शादी थी। 2 और बेटियों का बोझ सर पर था। आमदनी का कोई ठोस जरिया नहीं था। कभी कभी किसी ने अपना घर या रास्ता बनाने के लिए कंकड़ खरीद लिए तो घर में थोड़ा पैसे आ जाते थे, वरना तो पूरे साल पैसों की तंगी रहती। हरवा इन सब सोचों में डूबा हुआ था कि तभी उसकी बीवी चाय लेकर आई। गुड़ की डली उसके हाथ पर रखते हुए वो बोली, सुनो, तुम बाजार जाकर कंट्रोल का राशन ले आओ और चाय पत्ती और चीनी भी ले आना। आज शाम को रेखा की शादी के लिए मसाले कूटने के लिए औरतें आने वाली थी। पहाड़ों में ये रिवाज है। ठीक है बागुली, ये कहकर हरुआ भीड़े से उठकर अंदर चला गया। पहाड़ों में भले ही आदमी पैसे से गरीब हो, लेकिन प्रकृति उसे इतना कुछ देती है कि वो गरीब नहीं रहता। अपना गुजर बसर करने लायक जमीन और पुश्तैनी घर सबके पास होता है और गाय बकरी पालकर दूध घी बेचकर गुजारा आराम से हो जाता है। रेखा की शादी का दिन आ गया। उसकी ज्यादातर सहेलियों की शादी हो चुकी थी और वो सभी रेखा को घेर कर आने वाले वैवाहिक जीवन के बारे में हंसी ठिठोली कर रही थी। कुछ उसे नितांत आवश्यक ज्ञान दे रही थी। स्वभाव से शर्मीली रेखा बस सर झुकाए ये सब बातें सुन रही थी। बीच बीच में कुछ बूढ़ी औरतें उन लड़कियों को चुप रहने को कहती और हंसी ठिठोली को तमीज की सीमा के भीतर रखने की हिदायत देती। विदाई से ठीक पहले रेखा की मां उसे कमरे में ले गई और उसे समझाने लगी, बेटा, तेरे बाप ने ना आज तक सिर्फ इज्जत कमाई है। ना ही हमारे पास पैसा है, ना ही कोई पीछे से खड़ा होने वाला। जब तक तेरे माँ बाप जिंदा हैं हमारा सर मत झुकने देना। अपने ससुराल वालों को हर प्रकार से खुश रखना, जो भी मिले उसमें संतोष करना। यह कहकर भागुली अपनी बेटी से लिपट कर रोने लगी। रेखा ने माँ की इन बातों को आज से पहले भी सुना था, लेकिन आज इन बातों के मायने बदल चुके थे। नई तरंगों और नए जीवन की कल्पना लिए सामान्य नैन नक्श और गेहुए रंग की रेखा अपने ससुराल में आ गई। 2 दिन तो रीति रिवाजों को पूरा करने में निकल गए। तीसरे दिन रेखा की सास ने उसके पति राजू से कहा कि दुल्हन को लेकर चितई गैराड़ हुआ, हमारे इष्ट हुए वो, आते समय डाना गोलू में भी दिया जला देना। ये बात सुनते ही राजू एकदम बिफर गया। कहने लगा, तुम लोगों के कहने पर शादी कर ली मैंने, लेकिन ये फालतू की नौटंकियां मुझसे नहीं होगी। मैं आज शाम को ही अपनी नौकरी में वापस जा रहा हूं। ऐसे ही 5 दिनों की छुट्टियां बेकार कर दी। गुस्से में वो बाहर निकल आया। दरवाजे के पीछे से रेखा ये सब सुनकर एकदम निशब्द हो गई। उसके हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए। सारे सपने एक पल में जैसे टूट गए थे। जैसे ही वो बाहर आई, उसने अपने सास ससुर की ओर देखा। उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर रेखा और भी व्यथित हो गई। टूट कर बिखर जाने के बाद कोई समेटने वाला ना हो तो जिंदगी पूरी तरह खत्म सी लगने लगती है। अब उसे सब कुछ समझ आने लगा था कि शादी से पहले जब भी उसने राजू से फोन पर बात करने की कोशिश की तो हर बार उसे काम का बहाना बनाकर बात करने से मना क्यों कर दिया गया। अब वो सोचने लगी कि शादी के मंडप पर जब राजू के दोस्त राजू को छेड़ रहे थे तो वो उन पर गुस्सा क्यों कर रहा था। बीती हुई सारी घटनाओं की कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। शाम को राजू अपनी नौकरी को वापस चला गया। किसी कंपनी में 10-15 हजार की नौकरी करने के लिए पहाड़ के लड़के अपनी पूरी जवानी लगा देते हैं। वीरान होते घर भी उन्हें नहीं समझा पाते कि इतना तो तुम यहां भी कमा लेते। जाने से पहले उसने एक बार भी रेखा से बात नहीं की और ना ही उसकी तरफ देखा। अगले दिन रेखा की मां का फोन आया कि पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो जल्दी घर चले आए। जैसे ही रेखा अपने मायके पहुंची, उसकी दोनों बहनें उससे लिपट कर रोने लगी। भीतर पहुंची तो देखा पिताजी की देह कोयले सी काली हो चुकी थी। आंखों के नीचे न जाने कितने बरसों से जमा किए दुख और परेशानियों ने बहुत गहरे गड्ढे बना दिए थे।
घर के अंदर गांव के कुछ आदमी और औरतें बैठी हुई थी। इस 2 कमरे के मकान में चीरने वाली उदासी पसरी थी। मां को देखते ही रेखा उससे लिपट गई। अपने हृदय के दुख को समेट कर वो मां के सामने रख देना चाहती थी, लेकिन मां तो खुद ही बेसुध थी। तेरी विदाई के बाद से इन्हें न जाने क्या हो गया है। तू उधर को गई और इधर ही सीढ़ी से अचानक गिर पड़े। कमर में थोड़ा चोट आई है। कमर की चोट तो ठीक भी हो जाती, लेकिन ये न जाने मन में कौन सी चोट लिए बैठे हैं। जिस दिन से तेरी शादी तय हुई है, न जाने कौन सी टेंशन है जो इन्हें दिन रात खाई जाती है। अब शादी के बाद से ही खाना पीना छोड़ कर बैठे हैं। ये कहकर माँ रेखा से लिपट कर रोने लगी। रेखा कुछ और समझ पाती इससे पहले ही गांव की 2-3 औरतें अंदर आई और रेखा से पूछताछ करने लगी। तू तो अकेले आ गई रे, तेरा दूल्हा कहाँ है? तेरे ससुराल वालों ने पहली बार मायके तुझे अकेले ही भेज दिया क्या? वो नौकरी में चले गए हैं ना, ससुर जी किसी काम से नहीं आ पाए, रेखा बोली। क्यों, तेरा जेठ और देवर भी तो है, वो आ जाते। फिर एक औरत का तपाक से सवाल आया। जेठ भी काम पर जाते हैं और देवर के पेपर हैं इस बार इंटर के, रेखा ने बेमन से जवाब दिया। पूरे गांव में बात फैल गई कि रेखा का पति शादी के 2 दिन बाद ही नौकरी करने चला गया। गांव में किसी की निजी बातें निजी कम सार्वजनिक ज्यादा होती हैं। खेतों में घास काटते हुए या फिर सार्वजनिक टंकी पर कपड़े धोती हुई औरतें, रेखा के पति का जाना सबकी चर्चा का विषय था। इधर रेखा अपने मन के उस दर्द को दबाए बैठी थी जिसे वो बांटना चाहती थी, लेकिन ऐसा था कौन? मां से जब भी बात करने की कोशिश करती, मां उसे खुद से भी ज्यादा बेबस और लाचार नजर आती। पिताजी को देखकर वो बस रो देती थी। दूसरे दिन पिताजी की सांसें जो न जाने कहां अटकी थी, रात के 9 बजे जब सब खाना खाकर सोने की तैयारी में थे, उसी समय इस सांसारिक मोह माया को अलविदा कह गई। घर में कोहराम मच गया। मां एकदम बेसुध हो गई। बिरादरी के लोग जमा हो गए और अंतिम संस्कार कर दिया गया। पीपल पानी तक रेखा वहीं रही। पीपल पानी के बाद उसके ससुर उसे लेने आए और अपने साथ ले गए। जाते समय उसकी मां ने एक बार फिर समझाया, लेकिन इस बार समझाने के मायने बहुत अलग और वास्तविक जान पड़े। मां ने कहा, बेटा अब तो हमारे सर से साया उठ गया। तेरा ना कोई भाई है ना भतीजा जिसका हमें सहारा हो। तुम्हारा बाप था तो तुम 4 लड़कियों का बोझ मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब तो अपने ससुराल में अच्छे से रहना। पीछे तेरी 2 बहनों की शादी भी करनी है। तेरा चाल चलन कुछ खराब हुआ तो बिरादरी वाले तेरी बहनों की शादी भी नहीं होने देंगी। मैं अकेली न जाने कब तक जीऊंगी। इतना कहकर मां चुप हो गई। आज मां की आवाज में ममता कम और दुनियादारी ज्यादा थी। शायद इसीलिए क्योंकि अब उसे बाप का किरदार भी अदा करना था। मां अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती थी। रेखा बिना कुछ कहे वहां से चली गई। रास्ते भर वो सोचती रही कि कैसी मुसीबत है। न मां से कुछ कह सकती है, न ही ससुराल में कोई ऐसा है जो उसका दुख बांटता। अब पिताजी की मौत के बाद वो खुद को और भी असहाय महसूस करने लगी थी। राजू को गए 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन राजू ने कभी उससे फोन पर बात नहीं की। अपने माँ बाप से वो कभी ठीक से बात नहीं करता था तो रेखा से कहाँ करता। हमेशा उसकी माँ ही उसे कॉल करती। वो न जाने किस असमंजस में जी रहा था। सुबह से शाम तक रेखा घर के कामों में लगी रहती। जंगल से चारा लाना, खेतों में काम करना, गोट से गोबर निकालना, पानी भर कर लाना, कपड़े धोना, घर आंगन झाड़ना, पत्थर के आंगन को समय समय पर मिट्टी और गोबर से लीपना, ये सभी अब उसकी दिनचर्या थी। रसोई का काम उसकी जेठानी करती। सास ससुर और घर के अन्य लोगों का रेखा के प्रति व्यवहार सामान्य था। किसी को उससे कोई खास लगाव नहीं था। दिन भर कामों में डूबी रेखा शरीर से तो उन कामों में संलग्न थी, लेकिन मन ही मन वो दिन प्रतिदिन विरक्त होती जा रही थी। दिन तो जैसे तैसे कट जाते थे, लेकिन रातों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। तरह तरह के ख्याल मन में आते। कई बार मन करता कि गले में फंदा डालकर सब कुछ मुक्त करते अनचाहे बंधनों से और खुद भी मुक्त हो जाए। लेकिन मां की कही हुई बात और उसका चेहरा सामने आ जाता तो खुद को संभालना पड़ता। स्वभाव से शांत रेखा अपने ससुराल में अन्य औरतों से न दोस्ती कर पाई और न ही उस जगह उसका कभी मन लगा। वो अकेले ही सारे काम करती। गांव के लोग उसे एक समझदार और ईमानदार औरत मानते थे। हालांकि कुछ औरतें उसे घमंडी साबित करने पर भी आमादा रहती, क्योंकि इन औरतों को दूसरों की निजी बातों को सार्वजनिक बनाने का बड़ा शौक था। लेकिन रेखा ने
उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जिसे ये ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह पूरे गांव में फैला पाती। रेखा इन सब से अलग अपने अंतर्द्वंद से लड़ रही थी। 6 महीने इसी तरह बीत गए और 4 दिन बाद होली आने वाली थी। जिनके भी पति नौकरी के लिए बाहर शहरों में गए थे, घर आने लगे। अपने पति और बच्चों के लिए तरह तरह के फैंसी कपड़े, नमकीन, बिस्किट, न जाने क्या क्या लाए। छोटे बच्चे अपने पिता के लाए हुए उन कपड़ों को पहनकर गांव भर में घूमते। औरतें जो और दिनों काम में डूबी अपनी देह में हफ्तों का मैला जमाए बदरंग सी साड़ी को एक तरीके से पहने रहती, जिनमें साड़ी कम वो पेटीकोट ज्यादा दिखाई देता, अपने पति के आने के उन दिनों में कुछ अलग ही दिखाई पड़ती। ऐसे सुंदर कपड़ों में नजर आती कि यकीन करना मुश्किल हो जाता कि इन औरतों के पास ऐसे भी कपड़े हैं। इन दिनों में वो औरतें किसी सुंदर अभिनेत्री सी नजर आती जो बिना किसी मेकअप के मन की सुंदरता से चमक उठती। ऐसे में किसी डायरेक्टर की नजर उन पर पड़ जाती ना तो जरूर उन्हें किसी फिल्म में साइन कर लेता। छत को जाने वाली सीढ़ियों में बैठी रेखा कभी इन औरतों के भाग्य से ईर्ष्या करती तो कभी अपने भाग्य को कोसती। न जाने कितनी ही बार उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन एक बार भी उसने उन्हें कोरों से टपकने नहीं दिया। दूर बैठा उसका परदेसी घर आएगा भी या नहीं, ये उसे नहीं पता था। जीवन कितना निष्ठुर होता है ना। सीधे साधे साफ दिल निष्पाप लोगों की भी परवाह नहीं करता, ना ही उनके साथ न्याय कर पाता है। होली से ठीक 1 दिन पहले राजू भी घर आ गया। उसे देखकर उसके माँ बाप तो खुश हुए ही, लेकिन रेखा असमंजस में पड़ गई। बोले तो क्या बोले और चुप भी कैसे रहे। राजू को देखकर उसकी आंखों का वो तरल बांध जो उसने कब से संभाला हुआ था एकदम से टूट गया। अपने आंसू छुपाते हुए वो जंगल की तरफ चल दी। वैसे भी घर में उसके होने या ना होने से किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। जंगल के एकांत में पागलों की तरह चीख चीख कर रोई वो। अपने अंदर के जमाओं को आज वो बहा देना चाहती थी। वो सोचने लगी कि कोई जंगली जानवर अभी आता और उसे खाकर मुक्ति दिला देता। इससे वो आत्महत्या के पाप से बच जाती और जानवर का भी भला हो जाता। आंसू पोंछकर वो प्रार्थना करने लगी, हे गुलजू, अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। इस प्रार्थना से उसे थोड़ा बल मिला और वो घर लौट आई। शाम को खाना खाते समय आज उसने पहली बार राजू की शक्ल अच्छे से देखी। उसकी आंखों में कितनी गहराई थी। सामान्य सी सूरत थी, लेकिन आंखें न जाने क्या छुपाती फिरती थी। दूसरे दिन रेखा के ससुराल में औरतों की होली थी। औरतों की होली में केवल औरतें ही भाग लेती थी और आपस में हंसी मजाक करती। इसमें पुरुषों का आना निषेध था। हाँ, बच्चे बिना किसी भेदभाव के पुरुष और महिला दोनों की होली में जा सकते थे। रेखा भी जाकर औरतों के बीच बैठ गई। उसके गालों पर लगा हुआ हरा रंग, जो किसी बच्चे ने भाभी भाभी कह के लगा दिया था, उसे बड़ा सुंदर बना रहा था। इसी बीच उसकी सास ने रेखा को गुड़ की भेली लाने के लिए अंदर भेजा। पहाड़ के गांव में होली में गुड़ बांटना परंपरा है। जैसे ही रेखा गुड़ की भेली लेकर अपनी धुन में बाहर आ रही थी, वैसे ही राजू किसी काम से अंदर आया और रेखा से टकरा गया। आज पहली बार राजू ने रेखा की शक्ल को देखा। वो हरा रंग उस पर कितना जच रहा था। वो धीरे से मुस्कुरा दिया। उस इस मुस्कुराहट पर रेखा भी जवाब में हंस दी और उसके गाल हरे और लाल के विरोधी मिश्रण के गवाह बन गए। बाहर आंगन में आकर रेखा उत्साह के साथ होली गाने लगी। उसके इस रूप से सभी हैरान थे। उसकी उम्र की औरतें उसे छेड़ने लगी कि ये सब तो राजू भैया का कमाल है, और रेखा इसे अपने गुलजू का आशीर्वाद मान रही थी। मात्र एक मुस्कान ने उसके जीवन का पूरा नजरिया ही बदल दिया। शाम को खाना खाते वक्त भी राजू रेखा की ओर देखकर हल्के से मुस्कुरा रहा था और रेखा तो जैसे एक नया जीवन पा गई थी। बिना शब्दों के काम चल रहा था। अगले ही दिन सुबह सुबह राजू अपनी नौकरी के लिए चल दिया। जाते समय आंगन में खड़ी रेखा, जो अभी अभी गोबर निकाल कर आई थी, उसके हाथ गोबर से सने थे, उसे मिल गई और वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर चल दिया। रेखा ने अपने गालों पर गर्म आंसू लुढ़का दिए। अब रेखा को लगने लगा कि सब कुछ ठीक होने वाला है, और वो इस बात को और भी अच्छा मानने लगी थी कि वो माँ को कुछ बता नहीं पाई। जब सब कुछ ठीक होने लगता है तो हमें अपने फैसलों पर गर्व होता है। दिन भर वो अपने सर पर राजू का वो हाथ महसूस कर खुशी से भर जाती। अगले दिन सुबह सुबह रेखा रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनकर उठ पड़ी। बाहर कमरे में आई तो देखा
उसके सास ससुर रो रो कर अपनी फूटी किस्मत को दोष दे रहे थे। बीच बीच में उसकी सास कहती, राजू मेरा बेटा तू कहां चला गया रे। ये सुनकर रेखा न जाने कौन सी दुनिया में पहुंच गई। उसके सारे शरीर में खून न जाने कौन सी गति से दौड़ने लगा। छाती एकदम फटने को तैयार हो गई। सास की हालत देखकर वो और भी ज्यादा डर गई। हिम्मत करके उसने अपने ससुर जी से पूछा, क्या हुआ? क्या होता बेटा, हमारी किस्मत फूट गई। राजू ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इतना कहते ही ससुर का गला रुंध गया और वो अपने हाथों से अपने सर को पीटने लगे। जाते समय राजू ने कितने प्यार से रेखा के सर पर हाथ फेरा था। बार बार रेखा उस पल को याद करती और याद करने लायक था भी क्या। राजू के मृत शरीर को उसके भाई घर ले आए। उसके पास से एक सुसाइड नोट मिला। जब से घर आया हूं रेखा की मासूम शक्ल मेरी आंखों के आगे घूमती है, लेकिन मैं करूं भी क्या। मैं जिससे शादी करना चाहता था, घर वालों ने जाति अलग होने के कारण उससे शादी कराने से मना कर दिया। मां ने मरने की धमकी दी थी, इसलिए शादी करनी पड़ी। वो लड़की मेरे साथ ही कंपनी में काम करती है और शादी के बाद भी हम दोनों साथ ही रहे। घर जाकर जब रेखा को देखा तो मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने रेखा और उस लड़की दोनों के साथ अन्याय किया है, धोखा दिया है। मैं इस लायक नहीं हूं कि अब जीऊं। जिंदगी मेरे लिए बोझ बन गई है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। सब लोग मुझे माफ कर देना। मैं अपनी मर्जी से मर रहा हूं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इस नोट को पढ़ने के बाद रेखा को सब समझ आने लगा कि आखिर क्यों उस दिन जब शादी के बाद राजू घर से गया तो उसके सास ससुर ने उसे रोका नहीं। हिम्मत करके रेखा ने आज पहली बार ससुर जी से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? रोते हुए ससुर जी बोले, मैंने तेरे बाप को पहले ही सब बता दिया था, लेकिन उसने कहा कि एक बार शादी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा। मैं भी अपने बेटे की शादी उस कुजाती की लड़की से नहीं कराना चाहता था। हमें भी लगा कि शादी करके सब ठीक हो जाएगा। इतना कहते ही वो रोने लगे। दोनों पिताओं की मनमानी का ये फल था जिसने एक से उसकी जिंदगी छीन ली और दूसरे को जिंदा लाश बना दिया। रेखा की शादी के बाद पिताजी अचानक क्यों इतने बीमार हो गए, रेखा को ये बात आज समझ आई। तो ये कहानी मुझे ज्योति ने भेजी थी। ज्योति पहाड़ों में ही रहती हैं, अल्मोड़ा में इनका घर है। बेहद खूबसूरत तरीके से कहानियों को लिखा करती हैं और इस कहानी को लिखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने महसूस किया होगा उस दर्द को, उन बातों को। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई बात, कोई ख्याल, कोई शिकायत या सुझाव आपके मन में है तो भी मुझे बताइएगा कमेंट करके, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हैं। ऐसे ही जुड़े रहिए और मोहब्बत करते रहिए। शुक्रिया।